हेलो बच्चों, प्रयास बैच के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने रेट लॉ के बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले जो रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लगभग 10-12 क्वेश्चन अपन ने ट्राई किए थे, तो वो सब चीजें इसके अंदर डिस्कस की थी। बेटा रेट लॉ लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको अपन अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। बेटा इसको अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में अभिक्रिया की कोटि रहेगा। तो बेटा इसको एक डेफिनेशन टाइप है, उस चीज को समझने से पहले मैं जो अपने रेट लॉ के अंदर पढ़ा था एक बार उस चीज को वापस यहाँ रिकॉल करते हैं। बेटा रेट लॉ के अंदर एक जनरल इक्वेशन मैंने ली थी कि ये कोई इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन ए प्लस बी की रिएक्शन से बेटा प्रोडक्ट बन रहा था। इसके लिए अगर मैं रेट लिखना चाहूं तो रेट कैसे लिखूंगा कि सर रेट इक्वल्स टू होगी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो भी रिएक्टेंट है अभिकारक है उसकी कंसंट्रेशन के, और उसके पावर में बेटा क्या लगाया था मैंने, एक्स लगाया था। दूसरा बी की कंसंट्रेशन के जो भी कारक है और उसके पावर में क्या लगाया था, यहां मैंने वाई लगाया। बेटा यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो रेट बराबर क्या हो जाएगी कि सर रेट बराबर हो जाएगी के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये अपने पास में फाइनल रेट लो था जिसके अकॉर्डिंग अपन ने ऐसा एक इक्वेशन लिखी थी। अब बात आती है कि सर यहाँ एक्स और वाई क्या है, तो बेटा एक्स का मतलब होगा, यहाँ जो एक्स है उसका मतलब होगा ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और बेटा बी की जो पावर के अंदर वाई लगा रखा है इसका मतलब क्या होगा कि सर यहां पर वाई होगा वो होगा बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, इसको अपन वाई बोलते हैं। और बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कहता है कि आप एक्स प्लस वाई को अगर सम कर देते हो, इनका टोटल कर देते हो, तो बेटा वो टोटल किसके बराबर आएगा, वो आएगा कुल अभिक्रिया की कोटि। इसका मतलब मैं एक काम कर सकता हूं, देखो इसके डेफिनेशन में भी यही कह रहा है कि वेग नियम व्यंजन में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसका मतलब सांद्रता की घातें कौन कौन सी बेटा, एक तो एक्स है और दूसरा कौन सा होगा, वाई होगा। इसका मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ, एक्स प्लस वाई होगा, इन दोनों को बेटा ऐड करूंगा और ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये बराबर होने वाले अपने पास में एन के बराबर होंगे। बेटा यहाँ जो एन होगा इसका क्या मतलब होगा, अभिक्रिया की कोटि। और बेटा ये अभिक्रिया की कोटि किसके लिए होगी, ओवरऑल अभिक्रिया के लिए, संपूर्ण अभिक्रिया के लिए, संपूर्ण अभिक्रिया के लिए। बेटा एक चीज समझो, देखो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि सर रेट लॉ के अंदर एक्स क्या था, तो आप कहोगे कि सर एक्स का मतलब था एक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, वाई क्या होगा, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप एक्स और वाई के लिए अभिक्रिया की कोटि मत बताओ, आप एक काम कर दो, इस संपूर्ण अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो आप कहोगे सर एक काम कर दो ना, आप एक्स प्लस वाई को जोड़ दो। बेटा ये दोनों किसके बराबर होंगे, एन के बराबर होंगे। इसका मतलब इसके पावर में अगर मैं एन लगाऊंगा तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करने वाला है। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। यही बेटा अपने पास में क्या था, रेट लो का जो आगे मॉडिफाइड वर्जन था, इसी को अपन अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, किसे डेफिनेशन दे रखी है कि वेग नियम व्यंजन के अंदर बेटा जो दर नियम व्यंजन था उस व्यंजन के अंदर अभिकारकों की सांद्रता की घातों का जो योग होगा उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, अभिक्रिया की कोटि के नाम से जानते हैं। और इस अभिक्रिया की कोटि को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। इसका मतलब जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो क्या होगी कि जो भी अभिकारक होंगे उसकी घातों का जो टोटल योग होगा उसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई होगा उसको एन बोलेंगे। और बेटा एन किस चीज को बताता है, टोटल अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि को क्या करता है अपने को बताने वाला है। बेटा ये अपने पास में था जिसको अपन अभिक्रिया की कोटि के नाम से जानते हैं। बेटा एक बार यहाँ तक आप नोट करो, एक अलग एग्जाम्पल की हेल्प से मैं यहाँ और ट्राई करता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लिखेंगे, तो एक बार बच्चों इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों कुछ पॉइंट्स अपन लिखने वाले हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है उसके हेल्प से भी मैं समझाता हूँ आपको। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूँ कि मेरे पास में एक जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में मैंने ऐसा कहा कि सर मेरे पास में एक इक्वेशन थी
Q प्लस R है, इनके रिएक्शन से मेरे पास में एक उत्पाद बन रहा है। इसके लिए आपको अभिक्रिया की कोटि लिखना है, तो बेटा कैसे लिखोगे? इसके लिए आप रेट लिखोगे। सबसे पहले तो रेट लो के हिसाब से रेट लिखोगे, तो आप कहोगे सर रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो भी अभिकारक है उसकी सांद्रता के। बेटा रेट लो अपने पास में एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी था, इसका मतलब क्यों इसकी पावर में होगा या नहीं होगा इस चीज का मेरे को भी पता नहीं है, इस वजह से मैं इसकी पावर में क्या लगा रहा हूँ, जैसे मान लो सपोज करो मैंने इसकी पावर में x लगा दिया, दूसरा r रहेगा उसकी पावर में y लगा रहा हूँ। बेटा यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, इस रेट इक्वल हो जाएगा k q की पावर x और r की पावर क्या होने वाली है, y होने वाली है। इसका मतलब बेटा ये मेरे पास में क्या हो गया, मैंने किस हिसाब से रेट लिखी है, ये रेट होगी मेरे पास में रेट लो के हिसाब से होगी, रेट लो के हिसाब से ये सब चीजें मैंने लिखी है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक काम करो आप x का मतलब बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे सर x का मतलब होगा x जिसकी पावर में उसकी कोटि होगी, इसका मतलब x क्या होगा बेटा, q की पावर में x है, इसका मतलब x होगा q के सापेक्ष, q के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। अब कोई ये कह सकता है सर x तो रहने दो, आप y बताओ, एक काम करो, तो बेटा y का मतलब क्या होगा, ये होगा r के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। थर्ड पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है कि सर एक काम करो ना, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो बेटा संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे सर संपूर्ण अभिक्रिया की जो कोटि होगी उसमें जो भी अभिकारक होंगे उसकी घातों का क्या करना था, योग करना था, क्योंकि ये तो डेफिनेशन थी कि वेग नियम व्यंजन में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसका मतलब ये अपने को क्या करना था, इसके अंदर नोट करना था। तो बेटा संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि होगी तो वो किसके बराबर होगी, कि सर वो बराबर होगी x प्लस वाई के बराबर, और बेटा इसको क्या बोल दिया मैंने n, जहां n का मतलब ही क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि। अब बेटा दो तीन चीजें अपने को इसके अंदर नोट पॉइंट के अंदर लिखना है कि अभिक्रिया की जो कोटि होगी बेटा वो जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ये सब चीजें बात करनी है। बेटा ये जो पावर में x है बेटा ये x जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। इसका मतलब अभिक्रिया की जो कोटि होगी बेटा वो अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको मैं आर स्क्वायर बोलूंगा, आर स्क्वायर स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स, तो सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट अपने पास में रहेगा कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि जिसको बेटा मैं किससे रिप्रेजेंट करने वाला हूं, n से, अभिक्रिया की कोटि का मान, का मान 0, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर अपने पास में जो x और y थी जिसको मैं n बोल रहा था, x प्लस वाई इक्वस टू n होने वाला है। बेटा इस n की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, सपोज करो -1 भी हो सकती है और 1/3 भी हो सकती है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी बेटा अपने पास में पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर भिन्नात्मक सब कुछ हो सकती है। दूसरा पॉइंट अपने को बेटा इसके अंदर लिखना है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ लिखूंगा मैं कि अभिक्रिया की कोटि होगी, अभिक्रिया की कोटि जिसको बच्चों में n से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, अभिक्रिया की कोटि एक एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। बेटा एक्सपेरिमेंटल इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंटल बोलने का पीछे का कारण क्या था, तो बेटा पीछे का कारण ये था कि सर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी थी तभी तो आपने Q और जो R था उसको X और Y से क्या किया था, रिप्लेस किया था। अगर बेटा थ्योरेटिकल होती, इसका मतलब क्या करता मैं, अगर थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती तो बच्चों मैं एक काम कर सकता था कि थ्योरेटिकल होती तो Q की पावर में स्मॉल q लगा देता, क्योंकि मेरे को पता है थ्योरेटिकल होगी।
और आर की पावर में स्मॉल आर लगा देता, लेकिन बेटा मैंने यहाँ एक्स और वाई से इसको क्या किया, रिप्लेस किया। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि होगी वो बेटा एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो यही पॉइंट अपने को इसके अंदर लिखना था कि अभिक्रिया की कोटि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती, थ्योरेटिकल नहीं होती है। तो बेटा ये दो इंपॉर्टेंट चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो बच्चों एक बार आप इस पॉइंट को नोट करो। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा जो रेट कांस्टेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट के बारे में अपन बातें करने वाले हैं। तो बच्चों एक बार आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा वेग स्थिरांक की इकाई। तो बेटा वेग स्थिरांक क्या था, जिसको क्या बोलते थे। बेटा एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं मैं कि जो रेट होगी वो बराबर होगी, यहां जो रेट होने वाली है वो इक्वल होने वाली है के एक की पावर में क्या कर देता हूं, एन मान लेता हूं, जहां एन का मतलब अभिक्रिया की कोटि होगी। तो बेटा यहाँ कौन क्या होने वाला है, तो के बराबर तो क्या होगा, दर नियतांक, दर नियतांक जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। बेटा एक का मतलब होगा एक की सांद्रता, जिसको अपन अभिकारक बोलने वाले हैं। ए होगा वो क्या होने वाला है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। और बेटा अपने पास में एन होगा, उसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ये सब चीजें बेटे अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। और मैंने जो इक्वेशन मानी थी वो ऐसी इक्वेशन मानी थी, कोई ए रिएक्टेंट था, तो बेटा इस रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, उत्पाद। और इसी रिएक्शन के लिए मैंने ये जो दर नियम था वो बेटा यहाँ अप्लाई, समझ गए क्या बात को। अब देखो बेटा यहाँ से मेरे को के लिखना है, तो के कैसे लिखूंगा कि सर आप के ऐसे लिख दो ना कि रेट बराबर क्या था, रेट बराबर था के, एक की पावर कितनी थी, एन थी। तो यहाँ से सर आप एक काम कर दो ना, के को ऐसे लिख दो, के बराबर क्या होगा, तो सर ये के बराबर होगा रेट अपॉन ए की पावर कितनी होने वाली है, एन होने वाली। ये जनरल इक्वेशन अपने को ध्यान रखनी है। बेटा रेट की यूनिट क्या होगी कि सर यहाँ से रेट की यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स। बेटा रेट का मतलब क्या था कि मोल लीटर इनवर्स गुणा सेकेंड इनवर्स। और बेटा एक का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है कि सर इसकी यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर। और बेटा इसकी पावर भी कितनी, एन। यहाँ से इस सब चीज़ों को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में फाइनल के की यूनिट निकल के आएगी कि सर वो होने वाली है मोल अपॉन लीटर, इसकी पावर रहेगी 1 - n गुणा सेकेंड इनवर्स। बेटा ये मेरे पास में क्या होने वाला है, एक फाइनल इक्वेशन होने वाली है, जिसको बेटा मैं एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। तो बेटा जो मेरे पास में के की फाइनल यूनिट निकल के आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है कि सर के बराबर होगा मोल अपॉन लीटर, जिसकी पावर 1 - n करनी है। और बेटा टाइम की यूनिट किसके अंदर लेनी है, सेकंड के अंदर लेनी है। अब बेटा इस फॉर्मूले को आगे अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इन सब ऑर्डर्स के रिएक्शन के लिए क्या करने वाले, इसको कैलकुलेट करने वाले। तो बच्चों एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो। इसके बाद में अपन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इन सब के लिए अलग अलग टाइप की जो यूनिट होगी उसके बारे में क्या करने वाले, बात करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों एक बार आप इसको नोट करो। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, तो एक बार जल्दी आप इसको नोट करो। यहाँ जो जो टर्मिनोलॉजीज थी उन सब के बारे में मैंने बात किया कि के का मतलब रेट कांस्टेंट होगा, ए का मतलब अभिकारक की सांद्रता होगा, जो जनरल इक्वेशन मैंने मानी थी कि एक कोई रिएक्टेंट था उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का। तो एक बार बच्चे यहाँ तक आप इसको नोट करो। इसके बाद में नेक्स्ट अपन स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जहाँ अपन अलग अलग टाइप की रिएक्शन होगी, अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए, और थर्ड ऑर्डर के लिए भी अपन इसके अंदर बातें करने वाले। बट ये सब चीज़ें अपने को इसके अंदर नोट करनी है।
तो बेटा ये अपने पास में फाइनल फॉर्मूला था। अब इसी को आगे अपन लेकर चलते हैं और वहां कुछ डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं। बेटा फाइनल फॉर्मूला क्या था मेरे पास में कि सर आपके पास में के का जो फाइनल फॉर्मूला था वो था कि के इक्वल्स टू मोल अपॉन लीटर, इसकी पावर 1 माइनस एन कर दो और टाइम की यूनिट किस में ले लो, सेकंड इनवर्स के अंदर ले लो। सर ये आपने जो हमें फाइनल फॉर्मूला बताया था, अब इसी फॉर्मूले के ऊपर बेटा अपन अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरे पास में फाइनल फॉर्मूला बेटा निकल के आया था। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी फॉर्मूले को धीरे धीरे मॉडिफाई करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बेटा मैं इसी फॉर्मूले के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करता हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखोगे कि सर ऐसा लिख दो ना कि रेट बराबर होगा कि एक कोई रिएक्टेंट था उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी, आपको जीरो करनी पड़ेगी। इसका मतलब एक की पावर जीरो होगी। तो बेटा यहाँ एन का मतलब कितना होने वाला है, एन का मतलब सर आप एन बराबर कितना रख दो, जीरो रख दो। बेटा इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूंगा तो 1 माइनस जो एन की वैल्यू होने वाली है बेटा वो कितनी होने वाली है, यहाँ अपने पास में, यहाँ अपने पास में जो वैल्यू होने वाली है उस वैल्यू को अपन कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। तो 1 माइनस एन होगा, तो बेटा एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो सर के का फॉर्मूला निकल के आएगा इफ एन इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा के का फॉर्मूला क्या होगा कि सर के बराबर होगा मोल अपॉन लीटर 1 माइनस जीरो गुणा सेकंड इनवर्स। तो बेटा 1 माइनस जीरो का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या है मेरे पास में कि सर फाइनल फॉर्मूला है के बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला है मेरे पास में, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए। तो बेटा ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए। जो के होगा रेट कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला निकल के आया। इसके बाद में सर आप एक काम करो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बताई दो। बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब सर इसके लिए एन की जो वैल्यू होने वाली है अपने पास में, एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। अब एक काम करो सर, ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसमें 1 माइनस एन है, उस एन की जगह कितना पुट कर दो, अब की बार 1 पुट कर दो। और फिर उसको 1 पुट करने के बाद में जो भी इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको आप एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हो। तो बेटा फॉर्मूला तो मेरे पास में यही था कि सर के बराबर मोल अपॉन लीटर, और बेटा यहाँ पावर अपने को देखो 1 माइनस 1 करनी पड़ेगी, एन की वैल्यू 1, और बेटा सेकेंड इन, तो किसी की भी 1 माइनस 1 कितना होगा, जीरो, और किसी की भी पावर जीरो करते हैं उसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला आएगा वो केवल और केवल कितना होगा, सेकेंड इन। बेटा यहाँ तक अपने को इसका अंदर ध्यान रखना था, ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। इसके बाद में बेटा सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए सेम फॉर्मूला था कि सर अब की बार अपने को थर्ड टाइप होगा वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जहां बेटा एन की वैल्यू कितनी रखनी है, अब की बार 2 रखनी है, कोई इश्यू नहीं है। फॉर्मूला क्या था कि सर फॉर्मूला था के बराबर मोल अपॉन लीटर, इसकी पावर थी 1 माइनस एन गुणा सेकेंड इनवर्स। बेटा एन की जगह कितना रख दो, 2, तो एक में से 2 को माइनस करोगे तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। इसका मतलब फॉर्मूला रहेगा कि के इक्वल्स टू मोल अपॉन लीटर, इसकी पावर -1 गुणा सेकेंड इनवर्स। तो बेटा ये फॉर्मूला किस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा, देखो मोल की पावर तो -1, बेटा लीटर नीचे से ऊपर, लीटर नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस में, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लीटर सेकंड इनवर्स, बेटा ये मेरे पास में क्या होने वाली है, जब एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होगा। तो एन इक्वल्स टू 2 होगा, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बन के आ रहा है। इसका मतलब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन सब केमिकल रिएक्शंस के लिए अपन ने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूले को कैटेगराइज किया है। तो बच्चों एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जहां अपन गैसियस रिएक्शन के अंदर इस फॉर्मूले को किस हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों एक बार नोट करो आप इसको।
यहाँ तक बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि ये जो सेम फॉर्मूला अपने पास में था उसी को बेटा अपन गैसेस के लिए भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा अपन लिखेंगे कि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा गैसीय अभिक्रियाओं के लिए दर नियतांक का फॉर्मूला, दर नियतांक जिसको क्या बोलते हैं, के का फॉर्मूला बेटा वो किस हिसाब से वेरी करेगा। उसके लिए मैं एक सबसे पहले एक जो आदर्श गैस समीकरण होती है उसके बारे में बात करते हैं अपन। बेटा अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसको अपन पीवी इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बेटा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ये अपने पास में क्या होती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसको आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं अपन। आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। बेटा अपने पास में इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि P इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। बेटा ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, इस v को नीचे की तरफ भेज दिया। सर ऐसा बिल्कुल आप लिख सकते हो, इसको कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है मेरे को। अब सर मेरे को एक चीज पता है कि n अपॉन जो v होगा, इस n अपॉन v को मैं एक नाम देता हूँ। बेटा क्या नाम देता हूँ, इस n अपॉन v को मैं एक नाम देता हूँ जिसको अपन सांद्रता बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब सर ये फॉर्मूला मेरे पास में तो ऐसा हो गया कि P इक्वल्स टू सी आर टी, जहाँ C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होगा, P का मतलब प्रेशर होगा, R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T का मतलब क्या होने वाला है, टेम्परेचर होने वाला है। इसका मतलब सर एक चीज़ तो यहाँ से आपने नोट ही नहीं की कि सर मैं बोल रहा हूँ कि क्या, तो सर आपने एक चीज़ ये नोट नहीं की कि यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। इसका मतलब प्रेशर लिखो या फिर कॉन्सेंट्रेशन लिखो वो एक ही बात है। तो बेटा इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अपने पास में K का फॉर्मूला क्या आया था कि सर K बराबर आया था मोल अपॉन लीटर, उसकी पावर कितनी थी 1 माइनस एन गुणा टाइम की यूनिट किस में थी, सेकंड इनवर्स के अंदर। सर ये मेरे पास में एक जनरल फॉर्मूला था। अगर इस फॉर्मूले को मेरे को गैसेज के लिए अप्लाई करना है तो बेटा गैसेज के लिए क्या होगा, गैसेज के लिए तो सर आप कहोगे कि सर एक काम करो ना, आप गैसेस के लिए आप कॉन्सेंट्रेशन है उसको प्रेशर से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब बेटा मोल अपॉन लीटर तो कॉन्सेंट्रेशन थी, इसको मैं प्रेशर से रिप्लेस करूंगा। बेटा के बराबर क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर की यूनिट लेनी पड़ेगी, इसकी यूनिट मैंने एटीएम के अंदर ली है। सर उसकी पावर 1 माइनस एन कर दो, साथ में किससे गुणा कर दो, सेकंड इनवर्स से गुणा कर दो। बेटा ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मेरे पास में रेट कांस्टेंट का है जो किसके लिए होगा, गैसेज के लिए। तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी। सबसे पहले गैसेज के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना था। तो सर गैसेज के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है, इसका मतलब सबसे पहले सर आप जो आदर्श गैस समीकरण होती है उसके बारे में बात करूं तो मैंने कहा कि आप 11th क्लास के अंदर एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ के आते हो जिसका फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जहां बच्चों पी का मतलब तो प्रेशर होगा, वी का मतलब वॉल्यूम होगा, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा यहाँ पी का मतलब क्या है, पी बराबर होगा दाब, वी बराबर क्या होगा आयतन, और सर एन बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या। सर आर का मतलब होगा सार्वत्रिक गैस नियतांक, और टी का मतलब क्या हो जाएगा तापमान। तो बेटा ये सब चीजें तो अपने को ऑलरेडी पता होती हैं क्योंकि 11th क्लास के अंदर या तो आप केमिस्ट्री के अंदर गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ लिया होगा या फिर फिजिक्स के अंदर भी इस चैप्टर का जो इस इक्वेशन है, बेटा ये जो इक्वेशन है पूरी अपनी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इसी इक्वेशन के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है। तो मोल कंसेप्ट के अंदर अपन 100% पढ़ते हैं, यहाँ से बेटा मोल वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन थी कि सर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होगा। अब सर इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करो, वी को एन के नीचे भेज दो, तो मैंने लिखा कि पी इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। अब आपने कहा कि सर ये फॉर्मूला थोड़ा देखा देखा लग रहा है, और देखा देखा ऐसे इसलिए लग रहा है कि सर एन अपॉन बी को तो अपन मोल कॉन्सेप्ट में किस नाम से जानते थे, सांद्रता से। बेटा वहां सांद्रता का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सर सांद्रता होगी जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो बराबर होती है एन अपॉन वी। इसका मतलब एन का मतलब तो मोल हो गया, और बेटा वी का मतलब क्या था आयतन। इसका मतलब कि मोल अपॉन आयतन का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को बेटा अपन क्या नाम देते हैं, सांद्रता नाम देते हैं। इसका मतलब सर आपने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ये बना दिया कि पी किसके बराबर होगा, सी आर टी के। इसका मतलब सर यहाँ से एक रिलेशन देखने को मिल रहा है मेरे को कि प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सांद्रता के। इसका मतलब सर गैसियस रिएक्शन के लिए सेम फॉर्मूला लिखना है अपने को।
तो एक काम कर दो ना आप, जहां जहां सांद्रता लिखी थी आपने उसको प्रेशर से रिप्लेस कर दो। बेटा सांद्रता की यूनिट क्या थी कि सर सांद्रता की यूनिट तो थी मोल अपॉन लीटर। अब बेटा प्रेशर लिखना है, इसका मतलब कि मोल अपॉन लीटर था, उसको बेटा प्रेशर से रिप्लेस कर दो। तो मैंने कहा कि प्रेशर की एक यूनिट उठा ली मैंने एटीएम, तो बेटा एटीएम की पावर कितनी होने वाली है 1 माइनस एन होगी। और बेटा टाइम की यूनिट है वो मैंने किसके अंदर लिया, सेकंड के अंदर लिया, तो सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये सब चीजें बच्चों अपने को इसके अंदर करनी थी। इसी फॉर्मूले का जो मॉडिफाई वर्जन था कि आप सर अलग अलग इक्वेशंस के लिए इसको फॉर्मूले को लिख के बताओ, तो बेटा मैंने कहा था कि सबसे पहले ये जनरल फॉर्मूला था, अगर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए लिखना है, जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन जीरो ऑर्डर से। बेटा जीरो ऑर्डर के लिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है, इसका मतलब सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होगा, उसकी यूनिट क्या होगी। तो मैंने कहा कि बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब पक्की बात है कि एन की वैल्यू तो मेरे पास में कितने आने वाली है कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब एन की वैल्यू जीरो होगी। बेटा इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू जीरो रखूंगा तो ये तो 1 बच जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल अपॉन लीटर, टाइम सेकंड के अंदर। तो बेटा फाइनल यूनिट क्या आ गई मेरे पास में कि सर मोल, बेटा लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स, और सेकंड तो ऑलरेडी इनवर्स में था, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइनल इक्वेशन मेरे पास में क्या होने वाली है, ये इक्वेशन होने वाली है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट क्या होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहां तक कर लिया। इसके बाद में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी लिख के बता सकते हो ना आप, क्योंकि जीरो के लिए लिख दिया, एन की वैल्यू अब की बार 1 पुट कर देना। बेटा यहां एन की वैल्यू 1 करूंगा तो ये तो 1 माइनस 1 कितना हो गया जीरो, इसका मतलब के किसके बराबर होने वाला है, यहाँ केवल और केवल के होगा वो सेकंड इनवर्स के बराबर होने वाला है। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा जिसको के बोलते हैं, बेटा उसकी यूनिट केवल और केवल कितनी होने वाली है सेकंड इनवर्स के बराबर होने वाली है। समझ गए क्या बच्चों। इसके बाद में सर सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए भी लिखी दो। तो मैंने कहा कि बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब मेरे को n की वैल्यू को कितना ज्यूम करना पड़ेगा, 2 ज्यूम करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में बेटा n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, इसका मतलब इन सब की वैल्यू किस में होगी -1 में। तो बेटा मोल इनवर्स, लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब लीटर तो नॉर्मल यूनिट रहेगी, और बेटा टाइम किस में हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। सर यहाँ तक सही है आपने, ये तो एक जनरल इक्वेशन बताएं कि आप सॉलिड गैस लिक्विड सब के लिए लगा सकते हो। अब सर मेरे को एक काम कर दो, गैस के लिए अलग से एक इक्वेशन बना के बता दो। बेटा मैंने उसका भी एक तोड़ देखा, तोड़ क्या देखा कि किसी भी गैस के लिए दर नियतांक के का जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा। तो इसके लिए मैंने एक सबसे पहले आदर्श गैस समीकरण के बारे में बात की कि सर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होते हैं, जिसको अपन आइडल गैस इक्वेशन बोलते हैं। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम रहेगा, एन नंबर ऑफ मोल है, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक और टी का मतलब तापमान होने वाला है। सर इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया आपने कि P इक्वल्स टू एन अपॉन वी, और बेटा एन अपॉन वी तो किसके बराबर होता है सांद्रता, क्योंकि सर ये चीजें अपन कहाँ पढ़ कर आए हैं कि सर ये जो सब चीजें बता रहे हो ये चीजें ऑलरेडी मैंने कहाँ पढ़ कर आया हूँ मोल कंसेप्ट के अंदर, कि मोल कंसेप्ट के अंदर जो चैप्टर होता है उसके अंदर पढ़ के आते हैं कि सांद्रता बराबर होती है मोल अपॉन आयतन। इसका मतलब सर पी का फॉर्मूला हो गया कि डायरेक्ट पी इक्वल्स टू सी आर टी, बेटा सी का मतलब सांद्रता। इसका मतलब कि सर यहाँ से आपने तो ये चीज बता दी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके सांद्रता के। इसका मतलब सर इस फॉर्मूले के अंदर आपने जहां जहां कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट ली थी उसको किससे रिप्लेस करना है प्रेशर से, तो मोल अपॉन लीटर कॉन्सेंट्रेशन था उसको प्रेशर से रिप्लेस करोगे तो बेटा प्रेशर की एक यूनिट है उसको मैंने एटीएम के अंदर अज्यूम किया, तो के बराबर क्या होगा एटीएम 1 माइनस एन, और साथ में क्या रहेगा सेकेंड इनवर्स रहेगा। बेटा इस पेज को आप यहाँ तक एक बार नोट करो, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह के बारे में या जो भी अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपन। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। बेटा ये सब चीजें अपन ने डिस्कस की। इसके बाद में जहां रेट लो के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि सर रेट लो के बारे में आपने डिस्कस किया था, मैं एक बार वापस उस चीज को बताता हूँ कि सर आपने रेट लो के अंदर एक इक्वेशन लिखी थी जहां दर नियम था, उसके अंदर सर आपने एक सांदार्शिक इक्वेशन लिखी थी कि कोई इक्वेशन थी कि अपने पास में एक समीकरण है कि ए होगा
प्लस बी की रिएक्शन से क्या बन रहा था, उत्पाद बन रहा था। उसके लिए सर आपने एक चीज लिखी थी, वो चीज क्या लिखी थी कि इसके लिए अगर दर नियम लिखना है तो बेटा रेट किसके बराबर होने वाली, रेट समानुपाती होगी अभिकारकों की सांद्रता, और उसके पावर में क्या लगाना था अपने को, उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो लगाना था। लेकिन सर ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी थी, रेट लो, इस वजह से मैं ए ना लगाकर क्या लगा रहा था, एक्स है, और यहाँ क्या लगा रहा था, वाई लगा रहा था। सर यहाँ से रेट किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी के, ए की पावर एक्स के बराबर होगी, और बी की पावर किसके बराबर होगी बेटा, वाई के बराबर होगी। तो ये बेटा मैंने किस चीज से लिखी है, दर नियम से। और सर आपने कहा था कि जो दर नियम होगा वो एक एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी थी, एक्सपेरिमेंटल इकाई थी। इसका मतलब ये था कि सर एक्सपेरिमेंटल इकाई है, इसका मतलब जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो पावर में हो भी सकता है और पावर में नहीं भी हो सकता। इसका मतलब है कि मैंने इसको जनरलाइज किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स और वाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि बेटा एक्स की वैल्यू है वो ए के बराबर हो भी सकती है और वाई की वैल्यू बी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब बेटा वो टाइम आ गया जहां अपने को चेक करना है सर कौन सी जगह तो बराबर होगी और कौन सी जगह बराबर नहीं होगी, इन सब के बारे में भी डिस्कस करना है। बेटा इसके लिए सबसे पहले प्राथमिक अभिक्रिया, इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन के अंदर डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि वे अभिक्रिया जो एक पद में पूर्ण होती है, बेटा प्राथमिक अभिक्रिया है, इसका मतलब इस टाइप की रिएक्शन केवल एक सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी, एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी। तो बेटा एक पद में पूर्ण होती है तथा इनके वेग नियम में घातांकों के मान होंगे। बेटा जो भी वेग नियम के अंदर घातांकों के मान होंगे वो अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर होने वाले हैं। इसका मतलब है कि सर प्राथमिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होगी जिसके अंदर x और y की जो वैल्यू है वो a और b के बराबर होने वाली है। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में, प्राथमिक अभिक्रियाओं में क्या होगा, प्राथमिक अभिक्रियाओं में रस समीकरण मिति गुणांक, जिसको मैं बेटा एससी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रस समीकरण मिति गुणांक होता है रस समीकरण मिति गुणांक, गुणांक जिसको बेटा कौन कौन थे, रस समीकरण मिति गुणांक कौन थे, एक तो ए था और दूसरा कौन था, बी। रस समीकरण मिति गुणांक ए तथा बी का मान, का मान जो भी घातांक लगा रखे थे का मान घातांकों जो कौन थे बेटा, एक तो एक्स था दूसरा कौन था, वाई, के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसका मतलब बेटा इस नियम के अंदर जो x होगा वो तो किसके बराबर होने वाला है, a के बराबर होगा, और बेटा y था वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। इसका मतलब सर पहली वो कंडीशन थी जहां आप कह रहे थे कि बार बार कि बेटा x और y होगा उसकी वैल्यू a और b के बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। जिन रिएक्शन के अंदर बेटा x और y की वैल्यू है वो a और b के बराबर होगी उन सब अभिक्रियाओं को अपन किस नाम से जानते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया। इसका मतलब है कि सर प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए मेरे को अगर कोई दो लाइन पूछे तो बेटा क्या बताओगे, दो लाइन कि सर प्राथमिक अभिक्रिया जनरली वो रिएक्शन होगी जो केवल एक ही स्टेप में खत्म हो जाए कि अभिकारकों ने रिएक्शन की और केवल उत्पाद का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब एक पद में पूर्ण हो रही है। दूसरी सर इंपॉर्टेंट बात थी प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए वो ये थी कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो भी रस समीकरण मिति गुणांक थे, बेटा रस समीकरण मिति गुणांक कौन थे, एक तो ए था और दूसरा कौन था, बी। इनका जो मान होगा वो दर नियम में जो भी आपने घात लगाई थी, बेटा घात कौन सी लगाई थी, एक तो एक्स लगाई थी और दूसरी क्या लगाई थी, भाई इनके बराबर होने वाले 100%। इसका मतलब कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में बेटा जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो किसकी तरह काम करने वाला है, घात की तरह इसके अंदर काम है करने वाला है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू बेटा किसके बराबर होगी, ए के बराबर, और वाई किसके बराबर होने वाला है, बी के बराबर होने वाला। इसका मतलब आपने मस्त काम बता दिया कि एलिमेंट्री जो रिएक्शन होगी प्राथमिक अभिक्रिया उसके लिए अगर मेरे को रेट लो लिखना है तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर में लगा दो। बेटा एक दो एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको इसको कि सर एक दो एग्जांपल ले जिससे और ज्यादा मेरे को क्या आने वाली है, क्लियरिटी आ जाए, तो अपन इस चीज को और भी आराम से कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने नॉर्मल एग्जांपल लिया, एक नॉर्मल एग्जांपल की हेल्प से अपन समझते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लिया और एग्जांपल के अंदर मैंने ऐसा कहा कि सर मेरे पास में एक एग्जांपल है 2x + y है,
इससे एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मेरे को, 3m प्लस n एक उत्पाद मिल रहा है। और मैंने कहा कि ये जो अभिक्रिया है मेरे पास में, कौन सी अभिक्रिया है, एकल अभिक्रिया। एकल अभिक्रिया कौन सी होगी, जो बेटा एक स्टेप पे कंप्लीट होते हैं। सर एक काम करो ना आप, ये जो एग्जांपल आपने लिया है, इस एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो रेट लो लिख के बताऊं। तो बेटा इसके लिए मेरे को रेट लो लिखना है। इसका मतलब रिएक्टेंट कौन है, एक तो एक्स है, उसने रिएक्शन की है किसके साथ में, वाई के साथ में। और बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या है, अब प्रोडक्ट क्या मिला है, इस चीज का मेरे को ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट का अपन जनरली इसके अंदर यूज ही नहीं करते। तो बेटा एक काम करते हैं अपन, इसके लिए रेट लिख देते हैं कि बिल्कुल सर आप रेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके लिए रेट क्या लिखोगे, तो मैं कहूंगा कि बेटा रेट होगी इसके लिए दर होगी, वो समानुपाती होगी जो भी अभिकारक है उसकी सांद्रता के समानुपाती। बेटा एक्स अभिकारक था। और सर ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, सर एकल अभिक्रिया है। इसका मतलब सर अभी तो बताया आपने कि एकल अभिक्रिया में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होगा उसको आपको डायरेक्ट पावर के अंदर लगाना है। इसका मतलब बेटा यहाँ एक्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। इसका मतलब 2 को क्या कर दो सर आप पावर में लगा दो। बेटा दूसरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब दूसरा जो मेरे पास में अभिकारक था बेटा वो कौन था, y था। इसका मतलब ये हुआ कि इस y का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे को कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो बेटा यहाँ से दर नियम क्या हो गया कि सर दर नियम हो गया, वो हो गया k बराबर x की पावर 2 और बेटा y की पावर कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। बेटा ये मैंने क्या लिख दिया है कि सर आपने ये तो एक काम कर दिया, आपने इस इक्वेशन के लिए क्या लिख दिया बेटा, दर नियम लिख दिया। बेटा ये क्या था, दर नियम, जिसको क्या बोलते हैं, रेट लो बोलते हैं अपन इंग्लिश के अंदर। ठीक है सर, आपने ये सब चीजें की। अब एक दो सवाल है वो और अपन डिस्कस करते हैं। मैं बेटा एक दो सवाल दे रहा हूं, उसको आप भी ट्राई करो और अपन तो अभी देखते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे पास में है कि सर आप एक काम करो, एक्स के सापेक्ष जो अपने पास में एक्स था, इस एक्स के सापेक्ष कोटि बता दो, कोटि का मान, इसको अपन ऑर्डर बोलते हैं। सर दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि y के सापेक्ष कोटि का मान बता दो। और सर तीसरा एक काम कर दो आप, ओवरऑल अभिक्रिया होगी संपूर्ण अभिक्रिया, उसके लिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर दो। पहले बेटा दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बेटा एक चीज समझो, देखो x की पावर 2 है, इसका मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पावर में जो भी होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब x की पावर में 2 है, इसका मतलब x के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2। तो बेटा x के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान होने वाला है वो तो कितने होने वाला है, 2। y की पावर 1 है, इसका मतलब सर ये इस चीज को बता रहा है कि y के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होने वाली है, 1। बेटा पावर में जितना है एलिमेंट्री रिएक्शन है, पावर में जो भी लगा रखा है, इसका मतलब वो सब चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या करने वाले बच्चों, रिप्रेजेंट करने वाली है। सर तो y के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान कितना होने वाला है, 1। सर ये आपने अलग अलग तो बता दिया, अब संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि का और डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा इस इक्वेशन के लिए संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, तो बेटा जो भी पावर में लगा रखा है उन सब का सम करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या था कि x प्लस वाई होगा, वो किसके बराबर होने वाला है कि सर x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, n के। इसका मतलब संपूर्ण अभिक्रिया कोटि को n से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा x की वैल्यू तो कितनी है, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। इसका मतलब कि सर संपूर्ण अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की कोटि है उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। अगर बेटा यहाँ पावर में 2 होता तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाती, 4 हो जाती। इसका मतलब कि सर आपने ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके लिए जो भी पॉसिबिलिटी थी इसके अंदर क्वेश्चंस की, वो सब अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। इसके बाद में बेटा एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो। तो बच्चों यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। सर यहाँ तक नोट तो कर लिया, एक आधा क्वेश्चन अगर और समझाते थे तो उससे और ज्यादा मेरे पास में क्या आ सकती थी, क्लियरिटी आ सकती थी। बट एक काम करता हूँ,
इस वाले को एग्जाम्पल नंबर 1 नाम दे देता हूं, आपको बुरा थोड़ी लगेगा। हाँ भाई, ऐसा थोड़ी है कि सर आपने इसको एग्जाम्पल नंबर 1 क्यों नाम दे दिया, मैं इसको 3 नाम देने वाला था। तो बेटा इस वाले को तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 नाम दे दिया। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 होगा उसकी हेल्प से इस चीज को और थोड़ा क्लियर करता हूं। बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास में रहेगा कि सर एक एग्जाम्पल और ले लो आप और उससे और समझा दो तो मजा आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसको एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा हूं मैं, वो एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास में ऐसा रहने वाला है कि सर एग्जाम्पल नंबर 2 आप ऐसा ले, जो दिखने में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुंदर सुंदर एग्जाम्पल आप सर ले इसके लिए। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में इसके लिए ले रहा हूं, मैंने कहा कि एक रिएक्शन है मेरे पास में A2 प्लस B2, इसकी रिएक्शन से मेरे पास में 2AB था, उसका क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। तो बेटा इसके लिए 2-3 क्वेश्चन बताने। A2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, B2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी होने वाली है, और AB जो तो प्रोडक्ट है उसके बारे में तो कोई बात नहीं करनी है। तो बेटा इस क्वेश्चन को अपने को क्या करना था, यहाँ डिस्कस करना था। इस क्वेश्चन को अपन जब डिस्कस करेंगे, बट एक चीज यहां से जो लास्ट स्लाइड थी अपने पास में, या बेटा इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए सर आप, मैंने ऐसा माना है कि ये कैसी अभिक्रिया है, एकल अभिक्रिया है, इसका मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है। और बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मेरे को इसके लिए रेट लिखनी है, तो सर रेट लिख के बता दो ना आप। तो रेट क्या होगी कि सर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है, जो भी अभिकारक होंगे उसकी सांद्रता के समानुपाती होंगे। बेटा पहला अभिकारक तो कौन था, A2, और सर उसकी पावर में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना है। बेटा अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दे रखा, इसका मतलब कितना था, 1 था, तो सर पावर में कितना लगा दो आप, 1 लगा दो। दूसरा मेरे पास में भी कारक B2 था, सर उसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, और वो भी आप क्या कर दो, पावर में लगा दो। बेटा यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो रेट किसके बराबर होगी, कि सर यहां से रेट बराबर हो जाएगी के A की पावर 2, मतलब जो A2 था उसकी पावर कितनी, 1, और बेटा B2 की पावर कितनी होने वाली है, वो भी सर 1 होने वाली है। इसका मतलब सर आपने क्या कर दिया, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन थी, इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपने रेट लो लिख दिया। तो बेटा ये किस टाइप की अभिक्रिया थी, ये अभिक्रिया थी अपने पास में एकल अभिक्रिया, एकल अभिक्रिया थी, जिसके लिए आपने क्या लिखा है, रेट लो लिखा है, दर नियम आपने क्या कर दिया इसके लिए लिख दिया। ठीक है सर, यहां तक दिक्कत नहीं है मेरे को। अब सर 2-3 क्वेश्चन है, उनके एक बार आप आंसर दो। सबसे पहले अगर आप लोग मेरे से पूछो कि सर यहां आप एक काम करो, A2 है उसका ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि A2 के सापेक्ष, A2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर A2 के लिए मत बताओ आप, तो एक काम करो B2 के लिए भी बता दो, तो B2 के लिए अभिक्रिया की कोटि। और सर तीसरा काम एक और कर दो कि आप 2 के लिए बता रहे हो तो ओवरऑल अभिक्रिया होगी, जिसको संपूर्ण अभिक्रिया बोलते हैं, उसके लिए भी अभिक्रिया की कोटि बता दो आप। तो संपूर्ण अभिक्रिया के लिए क्या होने वाली है, संपूर्ण अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि, जिसको बेटा मैं किससे रिप्रेजेंट करने वाला हूं, N से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सर 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके पास में, और हर क्वेश्चन का क्या करना है, आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन था कि A2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। बेटा फाइनल जो रेट लो लिखा है उसमें A2 की पावर कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। इसका मतलब A2 की पावर 1 है, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो A2 रिएक्टेंट था बेटा उसका ऑर्डर कितना होने वाला है, 1। अगर यहां 2 होता तो उसका ऑर्डर कितना हो जाता, 2। बेटा A2 की पावर 1 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 1 होगा। तो बेटा A2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होगी, उसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 1। सर B2 की पावर भी तो 1 है, इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि B2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1। बेटा यही कहना चाह रहा हूं कि जो पावर में होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला है, सर वो रिप्रेजेंट करने वाला है अपने को किस बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। इसका मतलब है कि B2 के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होने वाली है, 1। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बे काम करो आप, ये तो आपने A और B के लिए बता दिया।
अब मैं लास्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सर संपूर्ण अभिक्रिया के लिए ना अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो बेटा संपूर्ण अभिक्रिया की जब भी बात है तो बेटा जो भी पावर में उसको जोड़ दिया करो। तो संपूर्ण अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि किसके बराबर होगी, x प्लस है वाई के बराबर। बेटा यहाँ x की वैल्यू तो कितनी होने वाली है 1, और बेटा y की वैल्यू भी कितनी होने वाली है 1। इसका मतलब संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि होगी बेटा वो कितनी होने वाली है अपने पास में, वो सर 2 होने वाली है। इसका मतलब कि जब भी संपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे बेटा x प्लस वाई को हमेशा क्या करना है, आपको ऐड करना है। जो सम निकल कर आएगा वो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि के बारे में अपने को क्या करता है, जानकारी देता है। तो एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 या जिसको एग्जाम्पल नंबर 3 बोलते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और अलग अलग टाइप के उसके अंदर सिनेरियो होगा, तो उस हिसाब से आपको उसको क्या करना है, डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों एक बार आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं, जहां मैं 2 अलग अलग कंडीशन आपको देने वाला हूं। उन अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर करने हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहा हूं मैं। बेटा एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं, उसकी हेल्प से आपको सब चीजों को है वो इंडिकेट करना है। मैं ऑप्शन से दूंगा। मैंने सबसे पहले एक इक्वेशन लिखी है। मेरे पास में एक इक्वेशन है। इक्वेशन ऐसी है कि 4x प्लस 2y है। इससे मेरे पास में 3z प्लस 2p क्या होने वाले बेटा, एक प्रोडक्ट बनने वाला। ये मेरे पास में एक सबसे जनरल इक्वेशन है बेटा। इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द अपन अभी बात करने वाले हैं कि सर सबसे जनरल इक्वेशन आपके पास में ये है कि 4x प्लस 2y है। इसके रिएक्शन से मेरे पास में जो प्रोडक्ट होगा बेटा 3z प्लस 2p होने वाला। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या लिखना है, अभिक्रिया की कोटि लिखनी है या फिर मैं दर नियम के बारे में बात करता हूँ। बेटा ये तो एक जनरल क्वेश्चन था, और इसके लिए आपको दर नियम लिखना है तो या फिर अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात करते हैं। तो बेटा इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, और बेटा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है जिसका पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है जिसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, जो फाइनल होती है x प्लस वाई, वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बेटा इसके अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया 4, दूसरा एग्जाम्पल रहेगा 6, तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास में रहेगा 9, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बेटा ये तो सबसे पहली कंडीशन रहने वाली है। दूसरी कंडीशन में भी आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, इसको मैं n से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। बेटा उसकी वैल्यू क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। इसके मैं अलग अलग टाइप के ऑप्शंस दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहला ऑप्शन मैंने कहा कि 3 होगी, सेकंड ऑप्शन मैंने कहा कि 3/2 होगी, थर्ड ऑप्शन अगर मैं ये कह दूँ आपसे कि इसके लिए जो वैल्यू होने वाली है बेटा वो वैल्यू कितनी होने वाली है, 6 होने वाली है। फोर्थ ऑप्शन मैंने कह दिया इसके लिए वैल्यू होने वाली है 4.5 होने वाली। बेटा दो अलग अलग टाइप की कंडीशन है। पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर पहली कंडीशन होगी तो उसके लिए सर आप बात करोगे तो एक काम करो ना सर, ये तो बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले तो रेट लो लिख दो। तो बेटा आप लोगों ने बिल्कुल जज्बातों के अंदर बह गए आप लोग, और सबसे पहले आपने बिना कुछ सोचे समझे रेट लो लिखना स्टार्ट किया। ऐसे लिखा कि सर रेट होगी वो बराबर होगी के एक्स की पावर 4, और सर वाई की पावर कितनी कर दूं, 2 कर दूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ से क्या लिख दिया आपने, रेट लो लिख दिया। बेटा आपने बिल्कुल जोश और जुनून के साथ में कर दिया कि सर आप पिछले 30 मिनट से पढ़ा रहे हो, हमारे अंदर आ गया है जोश। आपने जो भी सीखा है उन सब चीजों को क्या करेंगे बेटा, अपन एप्लीकेबल करेंगे, और आपने खटाखट ये चेप दिया। ऐसा कैसा बेटा, ऐसा लिखना सही होगा कि इसके लिए? तो बेटा इसका जवाब होगा कि आप इसके लिए ऐसा
नहीं लिख सकते हैं। बेटा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इस रिएक्शन में कहीं पर भी इस चीज को स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये बेटा कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एकल अभिक्रिया। इसका मतलब है कि सर जब तक एकल अभिक्रिया नहीं कहा जाए तब तक आप इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते। इसका मतलब कि सर आपने जज्बातों में बहकर इस आंसर को क्या कर दिया, गलत कर दिया है। तो बच्चों आपको इस चीज से तो बचनी है कि जब तक एकल अभिक्रिया नहीं कहा जाए और ऑप्शन के अंदर अगर इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो बेटा खटाक्षी का आपको कौन सा आंसर करना है, इनमें से कोई नहीं। अगर बेटा ऑप्शन यहाँ इनमें से कोई नहीं होकर एक वैल्यू होती तब उस कंडीशन में अलग कंडीशन होती, उस चीज को अपन क्या कर दें, बात करने वाले। इसका मतलब सर जब तक ये ना कहा जाए कि बेटा कौन सी रिएक्शन है, एकल अभिक्रिया, तब तक आप ये ऐसी इक्वेशन नहीं लिख सकते। क्योंकि ये इक्वेशन के अंदर जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो पावर में तभी लगेगा जब अभिक्रिया कौन सी होनी चाहिए, एकल अभिक्रिया। बेटा इसके अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि सर मैं इसके लिए कैलकुलेट ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि एकल अभिक्रिया या फिर जटिल अभिक्रिया जिसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब बेटा ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपको आंसर इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो बिना सोचे समझे आपको वही आंसर क्या करना है, टिक करना। तो बेटा इसका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ इसका आंसर होने वाला। अब सर ये तो तब की बात थी जब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे रखा था, उस वजह से मैंने कौन सा टिक किया, इनमें से कोई नहीं। सर दूसरी कंडीशन के अंदर तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है ना इसके अंदर। इसका मतलब हुआ कि बेटा जब भी ऐसी कंडीशन आए तब आपको एक दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या चीज याद रखनी है बेटा, जब ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब कि तब तो उस इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को क्या करना है, आपको टिक करना है। लेकिन बेटा जब आपके पास में अगर सब ऑप्शन है उसके अंदर एक फिक्स वैल्यू दे रखी है, बेटा उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली कंडीशन के अंदर आपको एक काम करना पड़ेगा कि सर इस कंडीशन में मेरे को इस रिएक्शन को क्या मानना पड़ेगा, एकल अभिक्रिया मानना पड़ेगा। एकल अभिक्रिया माना, इस रिएक्शन को बेटा मैंने क्या माना है, एकल अभिक्रिया माना है। और बेटा अब एकल अभिक्रिया मान ली है तो जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको पावर में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब है कि सर इस अभिक्रिया के लिए अब तो टोटल जो एन है, तो जो अपने पास में संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि है वो तो मैं ज्ञात ही कर सकता हूँ। बट यहाँ से संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर, उसकी वैल्यू तो होने वाली है एक्स प्लस वाई होने वाली है। इसका मतलब सर एक्स की वैल्यू तो 2 दे रखी है, मतलब जो एक्स होगा उसकी वैल्यू तो 4 दे रखी है और वाई की वैल्यू कितनी, 2 दे रखी है। तो यहाँ से संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि अब बेटा कितनी होगी, 6 होगी। ऐसा मेरे को ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ऑप्शन होगा उस हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दीज या फिर इनमें से कोई नहीं है तब तो उस अभिक्रिया को एकल अभिक्रिया मानना मेरी क्या हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दीज दे रखा है तो बेटा अपने को डायरेक्ट नन ऑफ दीज के ऊपर जो है वो टिक करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा शक्ल देखकर मैं नहीं बता सकता कि कौन सी अभिक्रिया एकल अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया बेटा जटिल अभिक्रिया होने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था जो आपको करना आना चाहिए। इसके बाद में बेटा अपन एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर चलते हैं, जहाँ कुछ ऐसा सेम सिनेरियो टाइप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको बेटा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बेटा अपन डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर चलने वाला हूं। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 होगा उसके ऊपर चलते हैं अपन। तो यहां तक तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर चलता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 भी मेरे पास में रहने वाला है। इसके अंदर मैं बात करता हूं कि सर एग्जाम्पल नंबर 4 होगा, उसके ऊपर आप बात कर लो, एक एग्जाम्पल है उसके हेल्प से दो टाइप के फिर वही सेम सिनेरियो देना और आपको चीजें बतानी पड़ेगी। बेटा एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, एक इक्वेशन है
ये अपने पास में बड़ा एक इक्वेशन है, ये एक जनरल इक्वेशन है और इक्वेशन क्या है कि सर आपके पास में एक इक्वेशन है, वो ऐसी इक्वेशन है कि इस इक्वेशन में आप कोई रिएक्टेंट था R और A, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की और बेटा इससे H+I का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो मिलकर क्या बनता है, राही बनता है मिलकर ही RaHI, जिसको राही बोलते हैं। ये सर एक जनरल इक्वेशन थी। इसके लिए आपको संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि बतानी है, जिसके लिए सर मैं एक काम कर देता हूँ, आपको दो अलग अलग टाइप की क्या देने वाला हूँ, इक्वेशन देने वाला हूँ, तो दो अलग अलग टाइप के ऑप्शंस देने वाला हूँ। बेटा सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में रहेगा कि संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, जिसको बेटा n से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, वो ज्ञात करनी है। तो बेटा इसका सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूँ कि सर इसके लिए आपको सबसे पहला ऑप्शन है 2.5, बी ऑप्शन आपके पास में रहेगा 3, सी ऑप्शन आपके पास में 2 रहने वाला है और बेटा डी ऑप्शन आपके पास में नन ऑफ दीज रहने वाला है, नन ऑफ दीज। सर फोर्थ ऑप्शन आपके पास में मतलब जो अगला टाइप रहेगा उसमें भी आपको एन जिस कोटि बोलते हैं बेटा उसकी वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी मैं अलग अलग टाइप के ऑप्शन देता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन है मेरे पास है वो आएगा 3, दूसरा इसके अंदर जो ऑप्शन रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 4, सी ऑप्शन इसके अंदर 5 रहने वाला है और डी ऑप्शन इसके अंदर नन ऑफ दीज रहने वाला है। इसमें बेटा थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को मैं कितना कर रहा हूँ 5, और मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि ये जो मेरे पास में रिएक्शन दे रखी है बेटा वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एकल अभिक्रिया, एकल अभिक्रिया, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, एकल अभिक्रिया। तो बेटा जैसा लास्ट क्वेश्चन अपन ने ट्राई किया था उसी हिसाब का उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो बच्चों एक बार आप इसको ट्राई करो, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, जिसके अंदर आप ट्राई करके दोनों जो पॉसिबिलिटीज है उसके अंदर आप लोग इसका आंसर बताने वाले। बेटा दोनों जगह मैंने नन ऑफ दीज का क्या कर रखा है, ऑप्शन दे रखा है। तो अब की बार आपको ढंग से ट्राई करना है। बेटा इस रिएक्शन को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो बच्चों एक बार आप इसको 1 मिनट में ट्राई करो और दोनों पॉसिबिलिटी के अंदर कौन कौन से आंसर होने वाले हैं, पहले केस के अंदर क्या आंसर रहेगा, इसको बेटा मैं केस नंबर 1 बोल देता हूँ और इस वाले को केस नंबर 2 बोल देता हूँ। इन दोनों केसेस के अंदर कौन कौन से आंसर होने वाले हैं बेटा एक बार आप इसके आंसर आप मेरे को बताओ, उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। बेटा ध्यान रखना है दोनों जगह नन ऑफ दीज है, इसका मतलब कि पिछली वाली जैसा पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं होगी, थोड़ा ढंग से करने की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो दोनों क्वेश्चनों को बेटा एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं। एक बार ट्राई करो बच्चों इसको। तो बच्चों आपने इसको ट्राई किया होगा। अब जो भी आंसर मैं बताने वाला हूं उससे एक बार आपको क्या करना है, इसको मैच करने की जरूरत है। बेटा पहले केस के अंदर आपको संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि जिसको एन बोलते हैं उसकी वैल्यू बतानी है। बेटा मैंने कैसे मान रखा है, एलिमेंट्री रिएक्शन मान रखा है। इसका मतलब कि सर सबसे पहले एक काम करो, आप इस रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया की कोटि है उसको डिस्कस करो। बेटा इसके लिए जो अपने पास में अभिक्रिया की कोटि है उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मेरे को इसके अंदर रेट लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बेटा इसके लिए मैं दर नियम लिखूंगा। बेटा दर नियम के अकॉर्डिंग रेट किसके बराबर होने वाली है कि सर रेट बराबर होगी के, और एलिमेंट्री रिएक्शन है इसका मतलब जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो पावर में होगा। तो बेटा पहला रिएक्टेंट आर था
उसके पावर में उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और दूसरा ए था उसके पावर में भी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा 3। इसका मतलब कि सर यहाँ से संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि बतानी थी जिसको अपन n बोलते हैं, तो बेटा वो n किसके बराबर होगा, x प्लस y के बराबर होगा। बेटा यहाँ x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू कितनी होने वाली है, 3 होने वाली 1 होने वाली है। इसका मतलब टोटल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। सर एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका मतलब नन ऑफ दीज का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि बेटा नन ऑफ दीज तो तब आता जब अपने को क्लियरिटी नहीं होती कि एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका मतलब सर इस कंडीशन में नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज तो आंसर होगा नहीं। बेटा इनकी वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब सर ऐसा ऑप्शन मेरे को कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन क्या होने वाला है, नजर आने वाला। बेटा सेम टाइप का इसके अंदर भी बताना है, बस इसमें ऑप्शन चेंज थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन चेंज हो गए तब भी रेट लो तो सेम ही लिखा जाएगा कि सर रेट बराबर होगा के आर की पावर 2 और ए की पावर कितनी है 1 होने वाली है। तो बेटा इसके लिए एन की वैल्यू भी कितनी होगी, वो होगी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, तो 2 + 1 = 3। इसका मतलब इसके लिए भी अभिक्रिया की कोटि कितनी होने वाली थी, 3 होने वाली थी। ऐसा मेरे को ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो बेटा ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा नन ऑफ दीज के दो अलग अलग मायने हैं। पहला नन ऑफ दीज अपन ने जब यूज किया था तो बेटा वो क्यों किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं थी कि एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इस वजह से मैंने नन ऑफ दीज ऑप्शन को क्या किया था, टिक किया था। इस वाले के अंदर मैंने इसको माना था क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपकी बार नन ऑफ दीज नहीं था, इस वजह से मैंने इसको एक एलिमेंट्री रिएक्शन क्या किया था, अज्यूम किया था। ये सब चीजें बच्चों अपने को इसके अंदर डिस्कस करनी थी। इसके बाद में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने कर लिया होगा, यहाँ आंसर 3 आना चाहिए था लेकिन आंसर इसके अंदर 3 नहीं दे रखा है। इसके बाद में बच्चों अपन नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं जिसको अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बेटा उसमें कुछ एक दो थ्योरेटिकल लाइंस हैं, उसको डायरेक्ट में डिस्कस नहीं करूंगा, एक बार ऐसे रफ आइडिया ले लेंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनकी हेल्प से मैं उस जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे उनको अपने आप अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रहेगा। इसके बाद में कुछ एक नोट के अंदर इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। सबसे पहले लाइन ये है कि शून्य कोटि अभिक्रिया कभी भी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया तो ये अभिक्रिया होती है कि जैसे मान लो ए से प्रोडक्ट बने और इसके लिए रेट लिखोगे तो सर आप ऐसे लिख दो ना कि रेट बराबर होगा के एक की पावर कितनी होगी 0। सर एक की पावर 0 का मतलब तो 1 हो गया। अब बेटा ये कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया कभी भी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। अब बेटा प्राथमिक अभिक्रिया में तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो पावर में आना चाहिए था, इस हिसाब से तो ये ऐसा होना चाहिए था कि सर रेट बराबर हो गया के और एक की पावर कितनी होनी चाहिए थी, जहां एक की पावर सर आप एक काम करो ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर कर दो, बेटा एक का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया होगी उस कंडीशन के अंदर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। इस वजह से ये बोल रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया कभी भी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा प्राथमिक होगी इसका मतलब एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में लगाएंगे तो बेटा जीरो तो ऑर्डर नहीं हो सकता ना, मतलब जीरो मॉलिक्यूल का मतलब नहीं हो सकता कोई। सेकंड ये कह रहा है कि प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए भिन्नात्मक कोटि संभव नहीं है। बेटा भिन्नात्मक कोटि इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक नंबर के अंदर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में नंबर के अंदर रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि किसी का हाफ मॉलिक्यूल था वो किसी के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर जाए, इस वजह से इसके लिए भिन्नात्मक कोटि की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं कभी भी फ्रैक्शन के अंदर कोलाइड नहीं करते। बेटा एक रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया कि एक रिएक्शन है एक्स प्लस वाई, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का एक मोल था और y के एक मोल ने एक दूसरे से कोलाइड किया, तो बेटा रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होगा जब अभिकारकों के बीच में क्या होगी, टक्करें होगी। बेटा फ्रैक्शन के अंदर मॉलिक्यूल में टक्कर होना पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से दोनों पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार बच्चों इनको नोट करो। इसके बाद में अपन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके ऊपर चलते कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने वाले। बेटा एक बार आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में जटिल अभिक्रिया होगी। तो बेटा जटिल अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है कि सर जटिल अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो। बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या बात की थी कि सर एलिमेंट्री रिएक्शन वो होगी जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट हो। इसके लिए पहली लाइन ये बोल रहे हैं अपने को कि वे अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदों में क्या होती है, संपन्न होती है। इसका मतलब सिंगल स्टेप के अंदर ये कंप्लीट नहीं होगी, एक से ज्यादा स्टेप इसके अंदर लगने वाले। इन अभिक्रियाओं के लिए एकल क्रियाविधि प्रस्तावित की जाती है, ठीक है।
सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए संपूर्ण अभिक्रिया का वेग सबसे धीमे पद द्वारा निर्धारित किया जाता है। बेटा इन सब चीजों को मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं अपन। 2-3 एग्जांपल है, बिल्कुल शानदार एग्जांपल। तो पहले एग्जांपल के अंदर मैं सब कुछ रिलेटेड आपको इसके अंदर देने वाला हूँ, फिर इन पॉइंट्स के ऊपर आएंगे जो थोड़ा अपने को आसान भी लगेगा, क्योंकि अभी अपन डायरेक्ट इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा अपने को ऐसा अजीब सा लगेगा कि सर ये चीजें क्या हो रही है। तो बेटा अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। बेटा सबसे पहले अपने पास में एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दे रखे अभिक्रिया है O3 उससे O2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये कह रहा है कि ये अभिक्रिया दो पदों के अंदर कंप्लीट हो रही है, एक तो तीव्र पद है और दूसरा कौन सा है इसके अंदर, मंद पद है। बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर, इस पद के अंदर सबसे पहले आपको दर नियम लिखना है। सर दर नियम कहां से लिखेंगे, तो बेटा दर नियम होगा इस अभिक्रिया में जो भी सबसे धीमा पद होगा उसके हेल्प से अपने को क्या करना पड़ेगा, दर नियम लिखना पड़ेगा। तो सर इसके लिए दर नियम लिखेंगे, वो किससे लिखेंगे, स्लो स्टेप से। बेटा स्लो स्टेप होगा, उसको तीव्र पद थोड़ी बोलेंगे अपन, मंद पद बोलने वाले हैं उसको। तो स्लो स्टेप होगा उसको क्या बोलेंगे, मंद पद बोलने वाले। अब बेटा जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही क्या होते हैं, दर निर्धारक पद होता है। जैसे जैसे समझो, ये मान लो क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया और सोल्व करवा के बोल रहा हूं कि बच्चों आप इसको नोट करो। अब बेटा कब तक आगे नहीं बढ़ा सकता मैं, सर आप तब तक आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक सबसे धीरे लिखने वाला बच्चा है वो नोट नहीं कर ले। जैसे मान लो मैंने ये पेज भरवा दिया और मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास में 5 मिनट का टाइम है, बेटा एक बच्चा है वो धीरे धीरे लिख रहा है, उसने 5 मिनट से मान लो सपोज करो ज्यादा टाइम लगा दिया, इसका मतलब कि जब तक वो बच्चा नहीं लिखेगा तब तक मैं क्या करूंगा, क्लास को आगे की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकता। इसका मतलब कि सर उस चीज को, उस रेट को निर्धारित कौन कर रहा है, जो सबसे धीरे लिखने वाला है। इसका मतलब कि सर दर निर्धारक पद होगा वो कौन सा पद होने वाला है, स्लो स्टेप होगा, वो अपने पास में क्या रहेगा, दर निर्धारक पद होगा। स्लो स्टेप होगा वो दर निर्धारक पद होगा। तो बेटा इस स्लो स्टेप को जो दर निर्धारक पद होता है इसको अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, जिसको आरडीएस के नाम से अपन जानते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सर सबसे पहला आपको इसके अंदर काम करना है कि जो भी स्लो स्टेप होगा उसकी हेल्प से क्या करना है, आपको दर नियम लिखना है। तो बेटा सबसे स्लो स्टेप मेरे पास में ये वाला स्टेप है, इसके हिसाब से बेटा मैं दर नियम लिखूंगा। बेटा दर नियम में क्या लिखूंगा कि सर रेट होगी वो समानुपाती होगी जो भी अभी कारक है उसकी सांद्रता के पावर में उसके जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो अपने को क्या करने इसके अंदर यूज करने। तो बेटा इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 था और इस वाले का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना है, ये सर आपने लिख दिया। तो यहाँ से रेट किसके बराबर आ गई, कि सर रेट बराबर आ गई के ओ की सांद्रता और बी की सांद्रता। अब बेटा आपने जो सबसे धीमा पद है उसकी हेल्प से जो दर नियम लिखा है उसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि इस दर नियम के अंदर है ना, दर नियम में कोई भी मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए। मध्यवर्ती जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। सर एक तो लाइन तो लिखवा दिया आपने, इंटरमीडिएट का क्या मतलब होगा, तो बेटा इंटरमीडिएट का मतलब होगा कि ऐसा कोई भी स्टेप उसके अंदर नहीं होना चाहिए जो मेन अभिक्रिया का पार्ट ना हो। कि सर इंटरमीडिएट का मतलब है, इंटरमीडिएट बेटा वो होते हैं जो एक अभिक्रिया में बने दूसरे में खत्म हो गए। इसका मतलब जो भी आपने रेट लो लिखा है स्लो स्टेप से उसके अंदर कोई भी मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए। बेटा मध्यवर्ती का मतलब कि जो मेन अभिक्रिया का पार्ट ना हो। बेटा मेन अभिक्रिया कहती है कि सर O3 से आपने O2 का फॉर्मेशन किया था, O3 से बेटा O2 का फॉर्मेशन क्या है, इसका मतलब O3 तो मेन अभिक्रिया का पार्ट है। बेटा इसके अलावा दूसरी कोई चीज इसके अंदर होगी उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट से। इसका मतलब सर इस अभिक्रिया में मेरे को साफ नजर आ रहा है कि जो O होगा वो मेन अभिक्रिया का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ जो O होगा वो किसकी तरह काम करने वाला है, बेटा ये O होगा यही किसकी तरह काम करेगा, मध्यवर्ती की तरह मध्यवर्ती होगा। और बेटा इस मध्यवर्ती को मेरे को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि सर ये मेन अभिक्रिया का पार्ट नहीं है, इसका मतलब इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट का रेट लो के अंदर कोई लेना देना नहीं होता है। सर आप एक काम करो, कुछ भी जुगाड़ लगाओ और इस ओ को यहां से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो बेटा ये ओ तो क्या था, मध्यवर्ती, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और बेटा इस इंटरमीडिएट को हटाने के लिए आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें जो साम्य
अभिक्रिया होगी, उसकी सहायता से क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो बेटा इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। इसके लिए साम्य अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। साम्य अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। बेटा इस अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे कि जो भी सर इंटरमीडिएट होगा उसमें साम्य अभिक्रिया का आप यूज करो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और उसकी हेल्प से क्या कर दो, आप इसको हटा दो। बेटा पहले अभिक्रिया मेरे पास में इक्विलिब्रियम का साइन दे रखा है, तो इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, यहाँ से O2 की वैल्यू निकालूंगा। जो O2 की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन में क्या करनी पड़ेगी, मेरे को पुट करनी पड़ेगी। बेटा मैं इस तरफ निकाल लेता हूँ। देखो इस अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक कैसे लिखोगे कि सर इसके लिए जो साम्य नियतांक होगा उसको मैंने के डैश बोल रहा हूँ, इसको के डैश बोल रहा हूँ। बेटा वो क्या होगा, तो साम्य नियतांक कैसे लिखते हैं कि सर जो भी उत्पाद होंगे उनकी सांद्रता है तो ऊपर। बेटा उत्पाद कौन है, एक तो O2 और दूसरा कौन होगा O। और सर अभिकारक की सांद्रता क्या करनी पड़ती है, आपको नीचे की तरफ लानी पड़ती है। तो बेटा अभिकारक कौन होगा, O3। अब बेटा यहाँ से मेरे को O2 लिखना था, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को क्रॉस गुणा करूंगा। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा कि सर क्रॉस गुणा कर दो आप, तो ये हो जाएगा के डैश गुणा O3, वो बराबर होगा O2 गुणा O के बराबर होगा। तो सर यहाँ से O किसके बराबर होगा कि सर O की जो सांद्रता होगी वो बराबर होने वाली है आपके पास में के डैश गुणा O3 अपॉन O2। इसके क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। बेटा ये मैंने किसकी सांद्रता निकाल लिया है कि सर आपने तो O की सांद्रता निकाल लिया। अब बेटा मैं एक काम करता हूँ, इस वाली जो O की सांद्रता थी ये बेटा O किसकी तरह काम कर रहा था, इंटरमीडिएट की तरह। बेटा इस वाली सांद्रता को यहाँ से उठाता हूँ और इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसको पुट कर देता हूँ। समझ गए क्या बच्चों, यहाँ से मैं क्या काम करूंगा, एक बार थोड़ा बेटा यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस वाली सांद्रता को उठाऊंगा O डैश की सांद्रता को, और जो मेन इक्वेशन थी उसके अंदर क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा। तो बेटा एक बार मैं क्या करता हूँ, इस सांद्रता को उठाकर यहाँ पुट करूंगा। बेटा फाइनल रेट क्या हो जाएगी मेरे पास में कि सर रेट बराबर होगी आपके पास में यहाँ से कि जो रेट होगी वो बराबर होगी के। बेटा ये O2 की सांद्रता यहाँ रखूंगा तो के गुणा के डैश, और बेटा दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब दो कांस्टेंट जब भी गुणा होते हैं तब उससे एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो के गुणा के डैश को मैंने एक नाम दे दिया, K1 नाम दे दिया, ये हो गया। बेटा O2 की जगह क्या रखना था, O3 अपॉन O2। तो यहाँ जो O था उसकी जगह में क्या रखूंगा, के गुणा O3 अपॉन O2। बेटा O3 तो ऊपर की तरफ आएगा, O2 नीचे की तरफ। बेटा ऑलरेडी मेरे पास के अंदर अंदर क्या था, O3 ऑलरेडी पहले से था, ये O3 हो गया। बेटा एक O3 ये रहा, एक O3 ये रहा, इसका मतलब O3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो बेटा यहाँ से फाइनल रेट क्या होगी कि सर रेट बराबर होगी O3 की पावर तो कितनी होगी, 2। बेटे O2 नीचे से ऊपर जाएगा तो O2 -1 हो जाएगा, प्लस का तो ऊपर जाएगा तो -1। ये क्या हो जाएगा कि सर यहाँ से ये हो जाएगा O2 -1। ये मेरे पास में बच्चों क्या आ गई, फाइनल रेट आ गई। ये मेरे पास में फाइनल रेट आने वाली है। तो इसको बेटा मैं थोड़ा ऊपर ढंग से लिख देता हूँ कि सर रेट बराबर क्या होगी, रेट बराबर होगी के O3 की पावर 2 और O2 की पावर कितनी होने वाली है, 1, और किसके अंदर होगी, -1। तो बेटा ये मेरे पास में फाइनल क्या होगी, रेट होगी। ऐसा ऑप्शन चेक करना था, ऐसा ऑप्शन मेरे को क्या करना था, चेक करना था, जहाँ O3 की पावर 2 हो और O2 की पावर कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। बेटा देखो ये हो रहा ऑप्शन नंबर सेकंड कि सर O3 की पावर तो 2 है और O2 की पावर कितनी होने वाली है, -1 होने वाली है। बेटा ये सब चीज़ें अपने करने इसके अंदर क्या करनी थी, डिस्कस करनी थी। थोड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है कि सर सबसे पहले आपको अलग अलग स्टेप्स हैं, उसको यहाँ क्या करना था, ध्यान में रखना था। तो बच्चे एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको एक बार मैं वापस ढंग से आपको रिकॉल करवाता हूँ। 2-3 क्वेश्चन और आगे की तरफ अपन इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके इसके अंदर क्या होने वाली है, क्लियरिटी होने वाली है। तो कौन कौन से स्टेप मैंने किस हिसाब से यूज में लिए उन सबको मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। बेटा एक बार मैं वापस रिकॉल करवाता हूँ आपको क्या क्या चीजें अपन ने की कि सर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाए उस कंडीशन में सबसे जो धीमा पद होगा उस धीमे पद का क्या करना है सर, आपको यूज करना है। बेटा किस चीज में यूज करना है कि सर जो भी सबसे धीमा पद होगा
उस धीमे पद से आपको क्या करना है, दर नियम लिखना है। बेटा दर नियम किससे लिखा जाएगा, जो भी स्लो स्टेप होगा उसको दर नियम बोलेंगे। बेटा स्लो स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का सबसे धीमा जो पद होता है, बेटा वो किसकी तरह काम करता है, दर निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हेल्प अपन उसके अंदर क्या करता है, काम करता है। जैसे मान लो क्लास में सबसे धीमा जो बच्चा लिखता है, बेटा वही डिसाइड करेगी क्लास को कितनी देर बाद में स्टार्ट करना है। इसका मतलब सबसे धीमा पद होगा वो दर को निर्धारित करेगा, और बेटा उसी की हेल्प से अपने को क्या लिखना है, दर नियम। तो सबसे धीमा पद देखा मैंने कि लास्ट स्टेप धीमा पद है, उसकी हेल्प से दर लिखिए। तो बेटा रेट प्रोपोर्शनल होगी जो भी अभी करेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। बेटा पहला कॉन्सेंट्रेशन तो किसकी थी, O2, और दूसरी किसकी थी, मतलब O3 की। अब सर आपने जो फाइनल रेट लो लिखा है, उस रेट लो के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। सर इंटरमीडिएट की पहचान कैसे करेंगे, तो बेटा उस इंटरमीडिएट की पहचान ऐसे करनी है कि वो मेन अभिक्रिया का पार्ट अगर नहीं है, इसका मतलब वो क्या रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। बेटा मेन अभिक्रिया में केवल O3 था, इस अभिक्रिया में कहीं पर भी O का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब बेटा ये O होगा वो किसकी तरह काम करेगा, मध्यवर्ती की तरह काम करना करेगा। और बेटा दर नियम में मध्यवर्ती का कोई स्थान नहीं है, इसका मतलब कि सर आपको कैसे भी जुगाड़ करके जो भी मध्यवर्ती है उसको हटाना पड़ेगा। तो बेटा इसमें क्या है कि मध्यवर्ती होगा उसको हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए साम्य अभिक्रिया का उपयोग करेंगे। बेटा जो भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखे हैं उसकी हेल्प से अपन उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। इसका मतलब इस O को हटाने के लिए बेटा मैं जो पहली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया जिसके अंदर साम्य का एक जो मेरे पास में दे रखा है इक्विलिब्रियम का जो साइन दे रखा है उसका यूज करेंगे। बेटा इसका यूज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं कि सर उत्पाद की सांद्रता है ऊपर, इसका मतलब O2 और O की सांद्रता तो ऊपर, और O3 की सांद्रता मेरे को क्या करनी पड़ेगी, नीचे की तरफ लिखनी पड़ेगी। बेटा O2 की सांद्रता ऊपर, O की सांद्रता और नीचे O3 से डिवाइड किया। बेटा यहाँ से थोड़ा रीअरेंज करूंगा, इसको इस तरफ गुणा करूंगा तो K डैश गुणा O3 वो किसके बराबर होगा, O2 गुणा O के बराबर। यहाँ से O की सांद्रता क्या आ गई, K डैश गुणा O3 अपॉन O2। बेटा ये जो O की सांद्रता है इस वैल्यू को मैं उठाऊंगा और जो रेट लो था इक्वेशन नंबर 1 जिसको मतलब रेट लो बोलते हैं उसके अंदर रखूंगा। बेटा यहां रखूंगा। अब तुमने को पता है कि मैथ के अंदर पढ़ते हैं कि दो इक्विलिब्रियम जो दो कांस्टेंट होते हैं वो कभी भी गुणा होकर तीसरा कांस्टेंट बनाएंगे। इसका मतलब बेटा ये के और के डैश था, ये दोनों गुणा होकर K1 का फॉर्मेशन किया। बेटा यहाँ O3 की कॉन्सेंट्रेशन में कौन आ गया, एक तो O3 और नीचे की तरफ O2। बेटा ये O3 ये O2, O3 ऑलरेडी पहले था तो इसकी फाइनल इक्वेशन क्या होगी, एक O3 ये रहा एक ये रहा, दोनों गुणा होकर क्या बन जाएंगे, O3 की पावर 2, और बेटा ये O2 नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। इसका मतलब फाइनल रेट मेरे पास में क्या होगी कि सर K बराबर O3 की पावर 2 और O2 की पावर कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है, वो भी किसके अंदर, माइनस के अंदर। इसका मतलब सर ऐसा ऑप्शन आपको चेक करना था जहाँ O3 की पावर तो 2 और O2 की पावर कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। बेटा ऐसा ऑप्शन नंबर मेरे को B है वो दिखाई दे रहा है। ये सब चीजें अपने को इसके अंदर करनी थी। अब बेटा मैं एक दो क्वेश्चन और है उनकी हेल्प से अपन इस चीज को और डिस्कस करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर अपन ने यहाँ 15 को नोट किया, इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको भी बेटा अपने को अब की बात संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि बतानी है, तो बेटा वो सब चीजें अपने को इसके अंदर करनी है। सबसे पहला क्या काम करो कि सर सबसे पहले आप काम करो, बेटा एक बार वापस हर एक स्टेप को सीखते हैं कि सर सबसे पहले आप दर नियम लिखो। दर नियम लिखो बेटा, दर नियम किससे लिखा जाएगा, स्लो स्टेप होगा उससे, स्लो स्टेप होगा उसके हेल्प से क्या करना पड़ेगा, दर नियम। बेटा स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, दर निर्धारक पद, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो सर सबसे पहले तो स्लो स्टेप देखो, तो बेटा ये क्या है, स्लो स्टेप है उसकी हेल्प से दर लिखो। तो दर कैसे लिखोगे कि सर यहाँ दर बराबर होगा जो रेट होती है वो बराबर होगा K A और B2। सर ये आपने क्या लिख दिया है, दर नियम। अब बस ये ध्यान रखना है कि इस दर नियम के अंदर कोई मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसमें मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए। मध्यवर्ती जिसको इंटरमीडिएट बोलता हूं, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। अब सर एक काम करो, आप ये चीज बताओ कि इंटरमीडिएट की पहचान कैसे होगी। तो बेटा इंटरमीडिएट को पहचानने का सीधा सा तरीका है कि इसके अंदर मेन अभिक्रिया के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। बेटा मेन अभिक्रिया में एक तो A2 था और दूसरा कौन था, B2। इसका मतलब या तो A2 आ सकता है या B2 आ सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। बेटा जब दर नियम लिखा तो उस दर नियम के अंदर अपने पास में A आ रहा है, इसका मतलब ये A था वो मेन अभिक्रिया का बेटा पार्ट नहीं है, क्योंकि मेन अभिक्रिया में तो A2 था। इसका मतलब बेटा ये A2 किसकी तरह काम करेगा, मध्यवर्ती की तरह। और बेटा मध्यवर्ती मेन अभिक्रिया का पार्ट नहीं है, इसका मतलब इस मध्यवर्ती को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और बेटा इसको हटाने के लिए क्या करो, आप इसको कैसे हटाओगे, तो इसके लिए
इसके लिए साम्य अभिक्रिया का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए साम्य अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। बेटा जो भी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ए को रिप्लेस करते हो। बेटा यहां मेरे को इक्विलिब्रियम रिएक्शन पहली वाली रिएक्शन दे रखी है, तो उसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, के डैश जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता वो लिखने वाला हूं। तो बेटा वो कैसे लिखते हैं, उत्पाद की सांद्रता है तो ऊपर, बेटा एक उत्पाद तो क्या था ए और दूसरा भी क्या था ए, तो बेटा नीचे की तरफ कौन आएगा A2। बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बेटा एक तो ए था और दूसरा भी है, तो A² हो गया। बेटा यहाँ से ये क्या होगा कि सर यहाँ से आप जो है ना A2 को ऐसा लिख दो, A2 की पावर 2 होगी, वो बराबर होगी के डैश गुणा A2। अब मेरे को एक काम करना पड़ेगा कि सर ए का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये ऐसा लिख दो आप इसको कि जो ए होगा वो बराबर होगा √k डैश गुणा A2 की पावर कितनी होने वाली है 1, यहाँ नहीं होगी आधी हो जाएगी ना, इसका भी अंडर रूट होगा तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी हाफ। ये चीज मेरे को करनी थी। अब सर ये जो ए की वैल्यू है, यहां पर जो अपने पास में ए की वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू को यहां से आप उठाओ और इस वैल्यू को उठाकर क्या कर दो आप सर, जो इक्वेशन अपने पास में रेट लो था उसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। बेटे यहाँ से मैं इसको पुट करूंगा, तो अभी वही काम करना है कि जब भी दो कांस्टेंट गुणा होते हैं उससे नया कांस्टेंट बनेगा। बेटे यहाँ से रेट क्या हो जाएगी कि सर रेट हो जाएगी के और के डैश गुणा होकर मैंने K1 मान लिया वो। बेटे इसकी तरह कौन आएगा A2 की पावर हाफ, और एक मेरे पास में क्या था B2 था, और बेटा इस B2 की पावर कितनी होने वाली है 1 होने वाली है। सर ये मेरे पास में क्या आ गया फाइनल रेट लो आ गया, जिसके अंदर अब की बार मेरे को कोई भी इंटरमीडिएट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेन अभी के में A2 था और दूसरा कौन था B2 था। इसका मतलब इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं होगा, नहीं होगा। बेटा ये काम मेरे को क्या करना था, इसके अंदर करना था। अब सर इससे आप क्या कर दो, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि निकाल दो, जिसको मैं n बोल रहा हूँ। तो वो क्या होगा सर, n बराबर होगा x प्लस वाई। बेटा x तो कितना है 1/2 और y कितना है 1, इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी होगी 3/2। इसका मतलब बेटा ये इस अभिक्रिया के लिए क्या होने वाली है, कोटि होने वाली है 3/2 को अपन डेट बोलते हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 अपने पास में दे रखा है। बेटा ये सब चीजें आपको इसके अंदर करनी है। सर क्या क्या करने हैं, सारे स्टेप को एक बार आप समझाओ। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जो भी स्लो स्टेप दे रखा है उससे दर नियम लिखो, क्योंकि बेटा स्लो स्टेप होता है दर निर्धारक पद होता है, उससे दर नियम लिखो। अब जो भी दर नियम लिखा है उस दर नियम के अंदर कोई भी मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है बेटा मध्यवर्ती की पहचान कैसे करोगे कि सर मध्यवर्ती तो वो होगा जो मेन अभिक्रिया का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब मेन अभिक्रिया के लिए जो भी आ रहा है वो सब किसकी तरह काम करेंगे, मध्यवर्ती। उस मध्यवर्ती को हटाने के लिए आपको इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसकी क्या करनी पड़ेगी, हेल्प लेना पड़ेगी। वहां से वैल्यूज को उठाओ, रेट लो के अंदर पुट करो, उससे बेटा आप संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि को क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। बेटा एक चीज याद रखनी है कि ये जो इतना झमेला करना पड़ रहा है कि मध्यवर्ती हटाओ, फलाना करो, ढिंकाना करो, बेटा ये सब काम आपको तभी करने हैं जब पहला स्टेप आपके पास में कैसा होगा, तीव्र पद होगा। अगर बेटा पहला स्टेप आपके पास में स्लो स्टेप है तो इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो बेटा इस क्वेश्चन में झमेला किया, इसका मतलब तीव्र स्टेप था। दूसरे क्वेश्चन में भी अपन ने जब इतना सब कुछ किया उसमें भी पहला स्टेप कौन सा था, तीव्र अभिक्रिया थी। बेटा एक ऑप्शन ऐसा लेता हूं जिसके अंदर मंद पद होगा, उससे क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर में देखो, ये रहा 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके अंदर पहला पद कौन सा है, मध्य पद स्लो स्टेप है। इसका मतलब बेटा स्लो स्टेप की हेल्प से आप क्या कर दो, दर नियम लिखो सबसे पहले। तो इसके लिए दर नियम क्या लिखोगे कि सर स्लो स्टेप की हेल्प से दर नियम होगा कि रेट बराबर के ए की पावर 1 और बी की पावर भी कितनी होगी 1। इसका मतलब अगर पहला स्टेप स्लो स्टेप आ रहा है उस कंडीशन में मध्यवर्ती तो होगा नहीं, और बेटा मध्यवर्ती नहीं होगा तो सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। इसके लिए आपको दर नियम लिखना था, तो दर नियम क्या हो गया, ए की पावर 1 और बी की पावर भी कितनी 1। बेटा ऐसा ऑप्शन नंबर अपने को बी दिखाई दे रहा है, जहाँ ए की पावर भी 1 है और बी की पावर भी 1 है। बेटा ये कब लिखना है, ये तभी लिखना है जब पहला पद स्लो हो, स्लो स्टेप हो तभी ये उपयोग करना है।
उपयोग करना है, क्योंकि अगर बेटा पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा इसका मतलब उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा बच्चों। तो ये सब चीजें अपने को इसके अंदर करनी है। बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, 20 का क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, पहला स्टेप स्लो स्टेप मंद पद है, इसका मतलब आपको वो इंटरमीडिएट हटाना, वो जो 1-2 पेज का सॉल्यूशन था वो कुछ भी करने की जरूरत है नहीं है। बेटा बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को नोट करो। इसके बाद में बच्चों एक क्वेश्चन और है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बेटा ये अपने पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, या फिर बेटा अपन इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। सबसे पहला काम क्या करना था, वही रेट लो लिखो, किसकी हेल्प से, मध्य पद पद की हेल्प से। तो बेटा रेट क्या बराबर हो जाएगी कि सर यहाँ से रेट बराबर होगी के NOCl2 उसकी पावर 1, और बेटा NO की पावर भी कितनी होगी सर, ये तो आपने क्या लिख दिया, दर नियम लिख दिया। अब चेक करो कि इस दर नियम के अंदर कोई भी मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए। मध्यवर्ती कैसे पहचान करोगे, जो मेन अभिक्रिया का पार्ट नहीं होना चाहिए। बेटा मेन अभिक्रिया में एक तो NO+Cl2 था, इसका मतलब कि सर इसके अंदर NOCl है, वो तो मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब बेटा ये किसकी तरह काम करेगा, मध्यवर्ती। इसको हटाओ, किसके हेल्प से हटाओगे, साम्य अभिक्रिया की हेल्प से। साम्य अभिक्रिया की क्या करो बेटा, हेल्प ले। तो साम्य अभिक्रिया कौन सी है अपने पास में, ऑप्शन नंबर जो मतलब पहली अभिक्रिया है वो साम्य अभिक्रिया है, तो उसकी हेल्प से बेटा मैं इसको हटा देता हूँ। कैसे लिखूंगा, इसके लिए वही के डेस बराबर होगा NOCl2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NO, साथ में कौन होगा Cl2 होने वाला है। बेटा यहाँ से मेरे को NOCl2 की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थी, तो बेटा NOCl की कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ से उठा के इसमें रखूंगा। तो कैसे रखूंगा कि सर यहाँ से आप एक काम कर दो ना, NOCl2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बराबर होगी के डेस गुणा NO, और साथ में कौन रहेगा Cl2 रहेगा। अब सर यहाँ से एक काम कर दो, ये जो NOCl2 की कॉन्सेंट्रेशन है ये उठाकर इस वाली इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। फिर इस इक्वेशन में जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा रेट बराबर के गुणा के डेस है, वो नया कांस्टेंट बनाया जिसको मैंने के 1 के नाम से जान रहा हूँ। बेटा ये साथ में कौन रहेगा NO, दूसरा कौन रहेगा Cl2, और बेटा साथ में कौन था, एक NO पहले से प्रेजेंट था। तो बेटा ये तो 2 NO हो गए, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कि रेट बराबर K1, NO की पावर कितनी होने वाली है 2, और बेटा Cl2 की पावर कितनी होने वाली है 1 होने वाली है। इसका मतलब ये मेरे पास में क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन होगी। अब बेटा एक चीज देखो कि सर आपने जो भी फाइनल इक्वेशन लिखी है उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। देखो NO भी मेन अभिक्रिया का पार्ट है और Cl2 भी मेन अभिक्रिया का पार्ट है, इसका मतलब इस अभिक्रिया के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट, कोई भी मध्यवर्ती उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो बेटा इसके लिए क्या बताने थे अपने को, दर नियम लिखना था। तो NO की पावर 2 होनी चाहिए और बेटा Cl की पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। बेटा ऐसा ऑप्शन देखना था, ये रहा NO की पावर 2 और Cl की पावर 1। बेटा यहाँ NO की पावर 2 नहीं है, इस वजह से गलत हो गया। बेटा फाइनल आंसर कौन सा होगा कि दर बराबर होगा कि NO की पावर 2 और Cl2 की पावर कितनी होने वाली है 2 होने वाली है। तो बेटा ये अपने पास में केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 था, जिसको अपन ने डिस्कस किया है। इसके अंदर बहुत सारी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की है। तो बेटा इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा हर रात 8 बजे अपने पास में जो हिंदी मीडियम का प्रयास बैच है, बेटा उसके वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड होते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और उसके अंदर आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हो। अगर कुछ भी आपको समझ में आ रहा है तो आप उसके अंदर कमेंट करो। तो बच्चों इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और जो भी बच्चों आपको डाउट्स वगैरह आ रहे हैं वो सब डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। जो भी डाउट अगर आपको हो तो बेटा आप कमेंट के थ्रू मेरे को पूछ सकते हो। तो ये सब चीज़ें अपने को इसके अंदर करनी थी। तो बच्चों आप सब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू बच्चों।